तो गाइज पिछली वीडियो में हमने मैसूर के राजा हैदर अली के बारे में जाना था, किस प्रकार हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। लेकिन जब युद्ध के बीच में ही हैदर अली का 7 सितंबर 1782 में देहांत हो जाता है, तो पिता की मृत्यु के बाद हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान वहाँ का शासक बनता है। और आज हम टीपू सुल्तान की ही बात करेंगे। टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी और पराक्रमी व्यक्ति था। वह हैदर अली का सुयोग्य पुत्र था। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में हुआ। वह एक सुशिक्षित व्यक्ति था और अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। टीपू सुल्तान युद्ध विद्या में भी बड़ा निपुण था। उसने अपने पिता हैदर अली के साथ अनेक सैनिक अभियानों में भाग लिया था। जब 7 दिसंबर 1782 को द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो टीपू वहाँ का सुल्तान बनता है। टीपू सुल्तान एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था, लेकिन दूसरी ओर अंग्रेज भी मैसूर की शक्ति का दमन करने की तलाश कर रहे थे और टीपू भी मैसूर राज्य की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध था। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होना अनिवार्य सी बात थी। हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। फर्स्ट कारण है एक दूसरे के प्रति संदेह है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान दोनों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। तरफ अंग्रेज दक्षिण में टीपू के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरी ओर टीपू भी अपने राज्य में अंग्रेजों का हस्तक्षेप सहन नहीं कर रहा था। दूसरा रीजन था टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करना। फ्रांसीसी अंग्रेजों के प्रबल शत्रु थे, अतः टीपू सुल्तान ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए फ्रांसीसियों से सहायता मांगी थी। उसने 1787 में फ्रांस से सहायता प्राप्त करने के लिए वहां एक विशेष दूत भेजे थे, जिससे अंग्रेज बहुत ज्यादा चिंतित हुए और उन्होंने टीपू सुल्तान की शक्ति दमन करने का निश्चय किया। थर्ड रीजन था गुंटूर पर अंग्रेजों का अधिकार। 1785 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हैदराबाद के निजाम पर दबाव डालकर गुंटूर का किला अंग्रेजों के लिए प्राप्त कर लिया। इसके बदले में अंग्रेजों ने निजाम को वचन दिया कि वे टीपू सुल्तान द्वारा जीते हुए प्रदेशों को उसे वापस दिलाने में प्रयत्न करेंगे। इसी कारण टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य और ज्यादा शत्रुता फैल गई। फोर्थ रीजन था टीपू सुल्तान द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण करना। टीपू समुद्र तक पहुंचने के उद्देश्य से भी ट्रावनकोर पर अधिकार कर लेना चाहता था, ताकि वो फ्रांसीसी कंपनियों से सहायता प्राप्त कर सके। जिस कारण 1789 में टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। इससे अंग्रेज बड़े नाराज हुए, क्योंकि ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों के संरक्षण में था। जिस कारण 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने युद्ध आरंभ करने से पूर्व मराठों और निजामों को अपनी ओर मिला लिया। तीनों ने संयुक्त सेना से टीपू सुल्तान के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हैदर अली के समय भी अंग्रेजों ने ऐसा ही किया था कि उन्होंने मराठा और निजाम दोनों को अपनी तरफ मिला लिया था। लेकिन हैदर अली कूटनीतिज्ञ में भी दक्ष था, जिस कारण उसने मराठों को पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था। लेकिन टीपू सुल्तान महत्वाकांक्षी तो था, लेकिन इतना कूटनीतिज्ञ नहीं था, जिस कारण वह अंग्रेजों की इस चाल को नहीं समझ पाया। जिसके पश्चात जून 1790 में अंग्रेज सेनापति जनरल मिडोज ने मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। टीपू ने अंग्रेजी सेनाओं का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और उन्हें अनेक स्थानों पर पराजित कर दिया। एंड में 1791 में कॉर्नवालिस ने स्वयं मद्रास पहुंचकर सेनापति का पद संभाल लिया। सैन्य संचालन का कार्य अपने हाथों में ले लिया और मार्च 1791 में उसने बेंगलोर पर अधिकार कर लिया और बढ़ता हुआ टीपू की राजधानी श्रीपट्टनम के निकट पहुंच गया। शीघ्र ही टीपू के कई दुर्गों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसके बाद इनके बीच श्रीपट्टनम की संधि होती है, जिसके मुताबिक टीपू को अपने आधे राज्य से वंचित होना पड़ा, जो अंग्रेजों, मराठों और निजाम ने आपस में बांट लिए। सेकंड शर्त थी टीपू को 30 लाख पौंड युद्ध के हर्जाने के रूप में देने पड़े। साथ ही अपने 2 पुत्र को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखने पड़े। मैंने आपको बताया था कि हैदर अली ने भी अंग्रेजों के साथ संधि की थी। इससे पहले भी अंग्रेज जब बहुत सारे राजाओं से हार जाते थे तो वो संधि करते थे, लेकिन कभी किसी राजा ने इतनी अपमानजनक संधि नहीं की थी। वो अंग्रेजों को सिर्फ थोड़ा बहुत हर्जाना लेकर छोड़ देते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इतनी अपमानजनक संधि की जो कि टीपू सहन नहीं कर सकता था, लेकिन अपने राज्य को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। जिसके बाद होना क्या था,
चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया, जिसके कई प्रमुख कारण थे। टीपू सुल्तान द्वारा अपनी पराजय का बदला लेना। मैसूर के तटीय युद्ध में पराजित होने के कारण टीपू को अंग्रेजों के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। वह अपने इस अपमान को नहीं भूल सका और अंग्रेजों से अपनी पराजय का बदला लेने का निश्चय किया। इस कारण टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीपट्टनम के किलेबंदी कर लेता है और अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाने लगता है। टीपू सुल्तान अपने राज्य और पुत्रों को बचाने के लिए हर संभव उपाय कर रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वह साम्राज्यवादी व्यक्ति था, जिस कारण वह टीपू सुल्तान को अंग्रेजों का प्रबल शत्रु मानता था और उसकी शक्ति का दमन करने के लिए वह कटिबद्ध था। जिस कारण 1799 में उसने टीपू सुल्तान को सहायक संधि की शर्तें स्वीकार करने के लिए कहा, तो टीपू सुल्तान ने संधि करने से साफ इनकार कर दिया। पर वेलेस्ली ने 12 फरवरी 1799 को टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने चारों ओर से टीपू सुल्तान को घेरने की योजना बनाई और टीपू की राजधानी श्रीपट्टनम की तरफ चलने लगा। और टीपू सुल्तान ने भी इस बात को समझ लिया था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेनाओं का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु टीपू सुल्तान को अनेक स्थानों पर पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन इन पराजयों से टीपू का उत्साह भंग हो गया और उसने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में शरण ले ली। अंग्रेजों ने तत्काल दुर्ग पर घेरा डाल दिया। का घेरा कई दिनों तक चला, जिस कारण टीपू ने युद्ध करने का फैसला लिया। टीपू सुल्तान ने बड़ी वीरता और साहस के साथ युद्ध किया। 4 मई 1799 में वह लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। टीपू सुल्तान का मूल्यांकन। टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और जिस कारण अंग्रेज भी उससे बहुत ज्यादा आतंकित रहते थे और टीपू की छवि उन्हें बिल्कुल नेपोलियन की तरह दिखाई देती थी, जिस कारण ही अंग्रेज किसी भी तरह से टीपू सुल्तान का अंत करना चाहते थे। टीपू अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन भी था। वह शुरू से ही अंग्रेजों को बाहर से निकालना चाहता था और उसकी योजना भी बना रहा था। वह अंग्रेज से बड़ी घृणा करता था। टीपू सुल्तान जब भी किसी अंग्रेज को कैद करता तो वह उसे फौरन ही मरवा देता था। टीपू सुल्तान हैदर अली का सबसे बड़ा और योग्य पुत्र था। उसकी शिक्षा दीक्षा काफी अच्छी हुई थी, इस कारण वह कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। उसने अपने पिता के समय ही राजकाज, सैन्य संचालन तथा शत्रु के साथ भीषण युद्ध करने की क्रियात्मक ज्ञान व अनुभव प्राप्त कर लिया था। उसकी प्रतिभा उच्च कोटि की थी, किंतु टीपू सुल्तान में एक कमी थी, वो थी कि वह अपने पिता के समान कूटनीति के चालों में दक्ष नहीं था और न ही वह राजनीतिक दांवपेचों को जानता था। वह पीछे से वार करना नहीं जानता था, इसलिए वह अपने विरुद्ध संगठित स्तरों से शक्तिशाली संघ को तोड़ने में असमर्थ रहा। लेकिन टीपू सुल्तान में सैन्य संचालन और व्यूह रचना की अद्भुत योग्यता थी। वह शत्रु पर अभियान आक्रमण करने में भी पारंगत था। लेकिन एक बात और थी कि टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा घमंडी था, अपनी योग्यता पर आवश्यकता से अधिक विश्वास रखता था, जिस कारण जब भी टीपू सुल्तान के सेनानायक उसे परामर्श देते थे तो वो उसकी अवहेलना कर दिया करता था, जिस कारण उन्हें कभी कभी बहुत हानि भी उठानी पड़ती थी। और टीपू सुल्तान के पतन का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उसने फ्रांसीसियों की शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया था और अपने पड़ोसी देशी राजाओं से अंग्रेजों के विरुद्ध कोई सहायता नहीं मांगी। टीपू अपने पिता हैदर अली के समान ही निरंकुश शासक था। टीपू सुल्तान एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी दूसरे धर्मों का भी आदर करता था और कभी भी लोगों को जानबूझकर मुसलमान नहीं बनाता था, इसलिए उसके राज्य में बहुत सारे हिंदू भी थे और टीपू सुल्तान ने भी कभी उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई थी। टीपू सुल्तान अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में असफल रहा और अंग्रेजों ने उसकी शक्ति को सदा के लिए कुचल दिया, लेकिन फिर भी भारत के इतिहास में वह सदा अमर रहेगा। और टीपू सुल्तान एक उच्च कोटि का देशभक्त था तथा भारत का एक सच्चा सपूत था। ये थी अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू सुल्तान की पूरी कहानी। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।